गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने स्टॉक और प्रवाह से क्या अभिप्राय है तथा आय का चक्राकार प्रवाह, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह का विस्तृत रूप में अध्ययन कर लिया है। चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत पेज नंबर आपके 87 पर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की हमने विभक्त की है प्रयोगकर्ता के आधार पर। एक वस्तु को उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है और दूसरी वस्तु को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तु से क्या अभिप्राय होता है। देखो, अभी मैंने आपको ये बोला था कि वस्तुओं के प्रकार ये जो हमारे द्वारा डिवाइड किए गए हैं, ये वस्तुओं के प्रकार आपके प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वस्तु उपभोक्ता है या पूंजीगत वस्तु है। उपभोक्ता वस्तु को कंज्यूमर गुड्स के नाम से जाना जाता है और इसको कैपिटल गुड्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों, उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंतिम रूप से प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं और पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंतिम रूप से प्रयोगकर्ता पूंजीपति या निवेशकर्ता होते हैं। अब सबसे पहले उपभोक्ता वस्तुओं को उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी तुम्हारे को। जैसे एक सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कपड़े सिलने के काम आती है। यदि उस सिलाई मशीन को घर में खरीद कर लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में घर के कपड़ों को सिलने के या टाँके लगाने के या इस तरह के काम करने के वो मशीन प्रयोग की जाएगी। उससे किसी प्रकार की आय का सृजन नहीं होगा। वह वस्तु, वह सिलाई मशीन उस समय एक परिवार में जाकर उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार से उसी सिलाई मशीन को यदि एक दर्जी के द्वारा खरीदा जाता, दर्जी टेलर यदि उसको खरीदता है तो उससे नए नए कपड़े नए नए कपड़े अपने ग्राहकों के सिले जाते हैं और उससे उसकी आय का सृजन होता है। सृजन से मतलब क्रिएशन होता है, उसकी आय का वो स्रोत बन जाती है वो सिलाई मशीन। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यही सिलाई मशीन क्या बन गई, एक पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो एक ही वस्तु है लेकिन उसके प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो उपभोक्ता वस्तु है या पूंजीगत वस्तु है। यहाँ पर आपके पेज नंबर 87 पर मैटर दे रखा है, मैं उसी की रीडिंग कर रही हूँ बच्चों, और आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। आप उसमें से अपना PDF उतार लें और अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कर लें। उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद ही हो जाता है, मतलब उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया जाता है। उपभोग वस्तुओं के उपभोग द्वारा समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जबकि पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग से भविष्य में जो नई वस्तुओं का निर्माण होगा उस पूंजीगत वस्तु के माध्यम से, तब संतुष्टि की प्राप्ति होगी। मतलब इनडायरेक्टली पूंजीगत वस्तुओं से संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं से प्रत्यक्षतः उसी समय संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उपभोग वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम नहीं ली जाती हैं। सामान्यतः व्यावसायिक फर्में सुपुर्दगी के लिए तैयार वस्तुओं और सेवाओं का भंडारण करके रखती हैं। उपभोग वस्तुएं ही अंतिम वस्तुएं होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इनके मूल्यों को समावेश किया जाता है। ये जो उपभोक्ता वस्तुएं होती है ना, राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड की जाती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी होती है, अंतिम रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। बाद में मैं आपको अंतिम वस्तु के बारे में बताऊंगी, तब आपको अंतिम वस्तु समझ में आ जाएगी बच्चों। उपभोग वस्तुओं व सेवाओं के उदाहरण निम्न हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, वाहन, रेडियो, टेलीविज़न व अपनी कक्षा की पुस्तकें इत्यादि। उपभोग वस्तुओं में सेवाएं, गैर टिकाऊ सेवाएं, टिकाऊ वस्तुएं सम्मिलित होती हैं।
कई बार टिकाऊ उपभोग वस्तुएं व्यावसायिक उपयोग में लेने की स्थिति में पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों, ये जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहले नंबर पर गैर टिकाऊ वस्तु है, जिसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वे गुड्स होती हैं जिन्हें 1 या 2 बार ही प्रयोग किया जा सकता है, जैसे फल हैं, सब्जी हैं, दूध है, ब्रेड है। ये सब चीज़ें गैर टिकाऊ वस्तुओं में सम्मिलित होती है या नॉन ड्यूरेबल गुड्स में सम्मिलित होती हैं। अर्ध टिकाऊ गुड्स या अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ये आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानी जाती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का प्रयोग कुछ समय तक लगातार किया जाता है और उसके बाद भी वस्तुएं बेकार हो जाती हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, जूते हैं। ये वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के उपभोक्ता वस्तुओं में सम्मिलित होंगी। टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स जिनका लंबे समय तक लगातार प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपके घर में खड़ा हुआ 4 व्हीलर या इसके अलावा आपकी एसी है, कूलर है या फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। ये सब चीज़ें टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। और सेवाओं को हम सर्विसेज के नाम से जानते हैं। सर्विसेज के अंतर भी उपभोक्ता के द्वारा बहुत सारी सेवाओं का उपभोग किया जाता है, जैसे चिकित्सक की सेवाओं का उपभोग करता है, वकील की सेवाओं का, ड्राइवर की सेवाओं का। ये सब सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। ऊर्जा है, बिजली है, परिवहन है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है। ये सारी उपभोक्ता वस्तुएं आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब हम पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं बुक से। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में सहायता करने वाले साधन जो टिकाऊ होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाते हैं। देखो बच्चों, पूंजी किसे कहते हैं? आय का वह भाग जो अधिक धन का उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है, पूंजी कहलाता है। और ऐसी वस्तुओं पर किया गया व्यय पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है गैर टिकाऊ वस्तु, इसमें रॉ मटेरियल आ जाता है आपका, और दूसरे नंबर पर आपकी टिकाऊ वस्तुएं आती हैं जिसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इसमें आपकी मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती है। फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत वस्तुओं द्वारा कई वर्ष तक उत्पादन किया जाता है, जैसे मशीनें हैं, औजार है, उपकरण है, भवन, बांध, नहर, बिजली बनाने का संयंत्र, बिजली की लाइनें इत्यादि पूंजीगत वस्तुओं पर एक देश का विकास निर्भर करता है। मतलब ये ऐसी आधारभूत संरचना है किसी भी अर्थव्यवस्था की, यदि ये बहुत अधिक डेवलप हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास करती है। अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं का है बच्चों। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? ये जो बच्चों उपभोक्ता वस्तु आपने पढ़ी है ना, ये भी अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाती है। और इसी तरह से पूंजीगत वस्तु जो होती है वो भी अंतिम रूप से निवेशकों या पूंजीपतियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो इन दोनों ही वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय आय की जब भी गणना की जाएगी, क्योंकि ये जो उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु होती हैं ये अंतिम वस्तु होती हैं। अंतिम वस्तु होने के कारण इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में गणना में शामिल किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अंतिम वस्तु किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तु किसे कहा जाएगा। अंतिम वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जिसने अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। मतलब अब उसके रूप, आकार, रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिसके मूल्य में अब कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, वह वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को
राष्ट्रीय आय की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये जो अंतिम वस्तु पर किया गया व्यय होता है, ये आपके उपभोक्ताओं के द्वारा भी वस्तुओं पर व्यय किया जाता है और पूंजीपतियों के द्वारा भी व्यय किया जाता है। जो व्यय उपभोक्ता के द्वारा अंतिम वस्तुओं पर उपभोग के लिए किया जाता है उसे हम कुल उपभोग व्यय कहते हैं, और जो व्यय पूंजीपतियों के द्वारा अंतिम पूंजीपति वस्तुओं के लिए किया जाता है वह व्यय निवेश व्यय कहलाता है। कुल उपभोग व्यय और कुल निवेश व्यय का योग जो होता है उसे कुल अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय भी कहते हैं। अब हम बुक में से पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। हमारे पेज नंबर 87 के सेकंड कॉलम में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में बताया गया है। पहले अंतिम वस्तुएं दे रखी हैं, वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग या उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जैसे भोजन का एक उपभोक्ता उपभोग करता है, इसी प्रकार से एक उत्पादक द्वारा एक पंप सेट या ट्रैक्टर का केवल उपयोग ही किया जाता है, अर्थात कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का अंतिम वस्तुएं कहते हैं। देखो, अंतिम वस्तु के उदाहरण के अंतर्गत मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर पहले मध्यवर्ती वस्तु समझा देती हूँ, फिर उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस के आधार पे वो उदाहरण आपको समझाऊंगी। मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः अर्धनिर्मित वस्तुएं या कच्चे माल के रूप में होती हैं। इसमें सभी प्रकार की अर्धनिर्मित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को उत्पादन प्रक्रिया में एक या एक से अधिक चरण या सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है और निकलने के बाद अंतिम वस्तु के रूप में बदला जाता है। पहनने हेतु तैयार कपड़ों के लिए रुई, धागा इत्यादि मध्यवर्ती वस्तुएं या अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं। चाहे इसे इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, और जो होती है अंतिम वस्तुएं उसे फाइनल गुड्स या जो उपभोक्ताओं के लिए प्रयोग करने के लिए अंतिम रूप से तैयार है वस्तु, उसे कहा जाता है। अब हमारे द्वारा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु को समझने का डिफरेंस। देखो, मेरी भाषा के अंदर जब कोई वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है तो वह अंतिम वस्तु है, जिसके मूल्य में अब कोई वृद्धि होना आवश्यक नहीं है या कोई वृद्धि नहीं होती है। और मध्यवर्ती वस्तु वह है जो एक फर्म जिसने उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं की है, जो अभी भी एक फर्म से दूसरी फर्म की ओर बेची जाती है, जिसे दूसरी फर्म रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करती है और फिर उसको तैयार करके अधिक दाम पर दूसरी फर्म को या तीसरी फर्म को बेच देती है। जब तक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती रहती है और उसके रूप या आकार में परिवर्तन होता रहता है, वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, लकड़ी। बढ़ई लकड़ी को खरीदता है, उससे फर्नीचर बनाता है और उसे बाजार में बेच देता है। लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु है और फर्नीचर जिसके तहत उसने मेज बनाई है, कुर्सी बनाई है या कोई और फर्नीचर बनाकर बाजार में बेचा है, वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार से आपके द्वारा किसान के द्वारा एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है। इसका उत्पादन किया है, गेहूं का उत्पादन किया है, उसे मिल मालिक को बेच दिया। किसको बेच दिया? मिल मालिक ने उसको खरीद लिया। मिल मालिक ने उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया उस गेहूं को और बेकर को बेच दिया। किसको बेच दिया? बेकर को बेच दिया। बेकर ने उसको ब्रेड, बिस्कुट और अन्य आइटम्स में कन्वर्ट करके दुकानदार को बेच दिया। अब जब दुकानदार के पास पहुंचा, यहाँ पर किसान ने बेचा तो मिल मालिक को प्राप्त हो गया। मिल मालिक ने उसको आटे में कन्वर्ट करके बेचा तो उसको बेकर को प्राप्त हो गया। बेकर ने बिस्कुट, ब्रेड बनाकर उसको बेचा किसको? दुकानदार को। तो दुकानदार ने आगे उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया। और लास्ट में जो उपभोक्ता ने वस्तु को खरीदा, ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, जो भी चीज़ खरीदी, तो ये जो उपभोक्ता के द्वारा परचेजिंग की गई है, अब इसके बाद उस वस्तु के
मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे किसान ने 500 रुपये में बेचा, कितने रुपए में बेचा? 500 रुपये में, तो मिल मालिक ने इसको 1000 रुपये में बेच दिया आटे में कन्वर्ट करके। बेकर ने इसको 1500 रुपये में बेच दिया, किसको? दुकानदार को, बिस्कुट और उसमें कन्वर्ट कर, और दुकानदार ने 2000 रुपये के अंदर इसको बेच दिया उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को। तो ये जो 2000 रुपये है, इसके अंदर ही ये सारी मूल्य वृद्धि सम्मिलित हो गई है। यहाँ पर अंतिम मूल्य जो 2000 रुपये है, इसे ही राष्ट्रीय आय में गणना करनी चाहिए। जब एक फर्म के द्वारा फर्म के द्वारा वस्तुओं को खरीदा जाता है और उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उसके रूप और मूल्य में परिवर्तन किया जाता है, तब तक वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु कब कहलाएगी? जब वो उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगी। अब उपभोक्ता परिवार के लोग भी हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में रहने वाले, और निवेशक भी हो सकते हैं उन वस्तुओं को खरीदने वाले। तो ये जो अंतिम वस्तु होती है, इसमें उपभोग व्यय, उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय और पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय, दोनों सम्मिलित हो जाता है और वो अंतिम वस्तु पर किया गया कुल व्यय कहलाता है। अब इसके बाद बच्चों हमारे देखो ये जो 2 टॉपिक हमारे द्वारा आज पढ़े जा गए हैं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं तथा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनके मध्य अंतर, ये 3 तरीके से अपने क्वेश्चन नोट्स वह दिए गए हैं। आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में भी इसी तरह के मिलेंगे इन टॉपिकों पर आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।